नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब बात होती है विकास की तो देश की विरासत को भी साथ लेकर चलना जरूरी है। जब बात होती है इंफ्रा की तो फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा के साथ साथ सोशल इंफ्रा पर भी जोर देना बेहद जरूरी है। यही है सोच जिसके तहत केंद्र सरकार विकास को देश भर में आगे बढ़ा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में पहुंचे तो जब उन्होंने संबोधित किया तो इन्हीं सब पहलुओं को सामने रखा जिन पर करेंगे आज हम न्यूज नाइट में चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 2 दिन के दक्षिण भारत दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों के बीच कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका। भारत को विकसित बनाने के लिए फिजिकल इंफ्रा के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को बताया जरूरी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, यह विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की देगी प्रेरणा। विरासत को संभालते हुए बेंगलुरु को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध करने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। छात्रों को दी डिग्रियां। कहा, आज का युवा निर्भीक, वो है भारत के असली निर्माता। आज की चुनौतियों से निपटने में गांधी के विचारों को बताया अहम। दक्षिण दौरे के दूसरे दिन कल पीएम मोदी करेंगे आंध्र और तेलंगाना का दौरा। आंध्र में पीएम मोदी 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। तेलंगाना के रामगुंडम में 9500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। करीब 56 लाख मतदाता, 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में करेंगे बंद। मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में एमसीडी चुनावों से पहले सियासी घमासान। शराब घोटाले में बीजेपी ने लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया पर डिजिटल सबूत मिटाने का आरोप। कहा, 34 आरोपियों ने बदले 140 मोबाइल फोन। जिन कंपनियों को पहुंचाया फायदा उनसे 100 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान लेने का भी लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में नलिनी और आरपी रविंद्रन समेत 6 दोषियों की तुरंत रिहाई का दिया निर्देश। कहा, दोषी करार दिए गए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी होगा लागू। कांग्रेस ने फैसले पर जताई नाराजगी। 9वीं भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक में दोनों देशों ने जलवायु, वित्त, बहुपक्षीय मुद्दों, कर निर्धारण और वैश्विक अर्थव्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिकी निवेशकों को दिया निवेश का न्योता तो अमेरिकी वित्त मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। फ्रेंड शोरिंग का पेश किया नया फ्रेज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों के 2 दिन के दौरे की शुरुआत आज कर्नाटक से की, जहां प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। चेन्नई मैसूरू को बेंगलुरु से जोड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर यह संदेश भी दिया कि विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना है केंद्र सरकार का लक्ष्य। मुझे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला। नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा
हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी। नाड प्रभु बेंगलुरु के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। मोरासु गौड़ा के वंशज केम्पे गौड़ा 16वीं सदी के सफल प्रशासकों में से एक थे। उन्होंने 1537 ईस्वी में बेंगलुरु किले और शहर की स्थापना की थी। इससे पहले उनके राज्य की राजधानी येलहंका थी। बेंगलुरु की स्थापना के वक्त केम्पे गौड़ा ने जलाशयों और पेड़ पौधों को खास स्थान देने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। यही कारण है कि आज बेंगलुरु गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। शहर की बसावट यहाँ के लोगों को केम्पे गौड़ा जी की महान देन है। इस बसावट में उन्होंने जिन बारीकियों का ख्याल रखा है वो अद्भुत, अद्वितीय है। सदियों पहले उन्होंने बेंगलुरु के लोगों के लिए कॉमर्स, कल्चर और कन्वीनियंस की योजना तैयार कर दी थी। उनकी दूरदृष्टि का फायदा आज भी बेंगलुरु के लोगों को मिल रहा है। आधुनिक युग में स्पीड और स्केल की अहमियत को प्रधानमंत्री ने दोहराया। इसी कड़ी में दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम ने रवाना किया। ये ट्रेन जहां चेन्नई मैसूरू के बीच आवाजाही सुगम बनाएगी, तो वहीं दूसरी ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री ने रवाना किया वो रही भारत गौरव काशी दर्शन। ये रेल भारत के आध्यात्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक विकास के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की कड़ी साबित होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा भारत डिजिटल से लेकर फिजिकल स्तर पर एक नए अंदाज में काम कर रहा है और सोच आधुनिक और समावेशी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। इसलिए आज भारत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। हम सभी साक्षी हैं कि कैसे अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या तालमेल की रहती थी। नए आधुनिक और समृद्ध बेंगलुरु बनाने की ओर अहम रहा है टर्मिनल 2। 5000 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित टर्मिनल का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। अब केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की क्षमता 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष होगी। टर्मिनल 2 दुनिया को यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हो चुकी है। यहाँ अक्षय ऊर्जा के 100% उपयोग के साथ सस्टेनेबिलिटी के मामले में एक बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। टर्मिनल में 10,000 से अधिक वर्ग मीटर में हैंगिंग गार्डन है। साथ ही टर्मिनल कर्नाटक की विरासत और संस्कृति दोनों को सहेज रहा है। पीएम ने कहा कि एक और जहां बेंगलुरु में टर्मिनल की मांग पूरी हुई है, तो वहीं केंद्र देश भर में नए एयरपोर्ट भी बना रहा है। आज केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधान सौधा बेंगलुरु में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने संत कवि कनकदास का एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति योगदान, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक गौरव के प्रति योगदान को याद किया। इस मौके पर विधान सौधा के बाहर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया।
प्रधानमंत्री का बेंगलुरु का दौरा इंफ्रा विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि देने वाला भी रहा। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई मायनों में अहम रहा प्रधानमंत्री का कर्नाटक का दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गांधीवादी मूल्य आज बहुत प्रासंगिक होते जा रहे हैं। चाहे संघर्षों को समाप्त करना हो या फिर जलवायु संकट हो, गांधी जी के विचारों में आज की कई चुनौतियों का समाधान है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 19-20 बैच के 2300 से अधिक छात्रों ने डिग्री प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान छात्रों से कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर बने और ग्रामीण विकास की हमारी दृष्टि गांधी से ही प्रेरणा लेती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए उन्हें नए भारत का निर्माता बताया। At a time when the world faced the worst crisis in a century, India has been a bright spot. Be it the world's largest vaccine drive, food security for the poorest, or being the world's growth engine, India has shown what it is made of. The world expects India to do great things because India's future is in the hands of a can-do generation of youth. You are the builder of new India. You have the responsibility of leading India in its Amrit Kaal, the next 25 years. और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी ग्राम में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया। वो गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए डिंडीगुल पहुंचे थे, जहां भारी तादाद में लोग मौजूद थे, जिनका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर किया। और साथ ही साथ इस वक्त जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था, समर्थकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। जिस तादाद में जनता यहां उपस्थित थी, उसे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी अहम है। तो भारी तादाद में लोग यहां मौजूद थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने भी जनता को निराश नहीं किया, लगातार सारे रास्ते वे हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं डिंडीगुल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया। डिंडीगुल, जहां तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना था। और जब उनका काफिला इस सड़क से गुजर रहा था तो भारी तादाद में लोग भी उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े थे। और कल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ढांचागत विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर। 2 दिन के दक्षिण दौरे के तहत 4 राज्यों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अपने आंध्र प्रदेश के दौरे में पीएम मोदी 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे और यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 6 लेन के ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड की आधारशिला रखेंगे। इसे 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में कॉन्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक एक समर्पित पोर्ट रोड की आधारशिला भी रखेंगे। ये स्थानीय यातायात और बंदरगाह जाने वाले मालवाहक यातायात को अलग करके विशाखापट्टनम शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगा। पीएम श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित NH 326A का पथपट्टनम खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में ONGC की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यहाँ
करीब 3 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की गैस उत्पादन क्षमता है। पीएम मोदी करीब 6.65 MMSCMD की क्षमता वाली गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 745 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कुल 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। ये पाइपलाइन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विभिन्न जिलों में घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक इकाइयों और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। ONGC U field development in the eastern offshore will be taken up with almost 2,917 crores, and this would also definitely help in easing the petroleum and also natural gas requirements for the country and also for the state of Andhra Pradesh. प्रधानमंत्री करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। ये पुनर्विकसित स्टेशन प्रतिदिन 75,000 यात्रियों को सेवाएं देगा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके यात्री अनुभव में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे, इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए 7 प्रोजेक्ट वह लेकर आएंगे। इसमें पेट्रोलियम और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा पोर्ट सिटी के नाम से मशहूर विशाखापट्टनम के लिए, उनके मछुआरों के लिए भी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री दोपहर बाद तेलंगाना के रामगुंडम पहुंचेंगे, जहां पर वो 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रामगुंडम में उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रामगुंडम परियोजना की आधारशिला भी 7 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। देश के अंदर बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को शुरू करने के पीछे प्रधानमंत्री की सोच थी कि यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने। रामगुंडम संयंत्र प्रतिवर्ष 12.7 LMT स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया उत्पादन उपलब्ध कराएगा। ये राज्य ऐसे हैं जिनमें पहले बहुत स्कार्सिटी हुआ करता था यूरिया का, वो स्कार्सिटी कम हो गया, ख़त्म हो गया और इससे फार्मर को अवेलेबिलिटी नीम कोटेड यूरिया का सुनिश्चित हो गया और हमारा उत्पादन जो क्रॉप्स का उत्पादन है वो इन्हेंस हो जाएगा और आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम है। ये संयंत्र न केवल उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगा, बल्कि सड़क, रेलवे और सहायक उद्योग सहित बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा। संयंत्र तेलंगाना राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसानों को यूरिया उर्वरक की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री के रामगुंडम दौरे को लेकर लोगों में उत्साह है। उनका कहना है कि इस यूरिया प्लांट से राज्य के किसानों को बहुत फायदा होगा। कॉरपोरेशन होने के बाद ये बहुत सस्ते में मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको सब्सिडाइज करके हर एक फार्मर को मिल रहे हैं। फार्मर्स के लिए जो है जो खेती वगैरह का जो काम होता है उसमें जो यूरिया वगैरह है जो पहले बहुत महंगा आता था, अब भी जो प्राइस में जो मिल रहा है ना वो थोड़ा कम रेट में मिल रहा है और सबको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। रामागुंडम का ये यूरिया प्लांट भी दक्षिण के राज्यों के जो किसान हैं उनकी यूरिया संबंधित ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो रेल और सड़क की कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, रामागुंडम। तो विकास के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, लेकिन क्या मायने हैं इसके? कैसे देश के हर कोने को विकास की बयार से जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है केंद्र सरकार? करेंगे न्यूज नाइट में आगे इस मुद्दे पर भी चर्चा। और उससे पहले दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं चुनावों की। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए कल यानी शनिवार को मतदान होगा। राज्य में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल हो रहे मतदान के लिए कैसी हैं तैयारियां, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां अपनी कर दी हैं। मैं अगर तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो ये पोलिंग पार्टीज हैं जो अपने अपने मतदान केंद्रों पर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसके लिए पूरी तैयारी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर शनिवार को मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और खराब मौसम की परिस्थितियों से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। मतदाताओं से यही अपील रहेगी कि 12 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसमें बड़ी संख्या में आके अपना वोट कास्ट करे और जैसे हमेशा टर्नआउट हिमाचल में अच्छा होता है उसको और बेहतर बनाएं और एक पीसफुल तरह से जो है वो जैसे इलेक्शंस होते हैं हिमाचल में वो ट्रेडिशन भी मेंटेन रहे। इसमें कैंडिडेट्स का भी बड़ा रोल है और ऑफ कोर्स मतदाताओं का है और जो हमारे मतदाता हैं वो इन्फॉर्म्ड तरीके से और निर्भय और निष्पक्ष होकर अपना वोट कास्ट करें। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 7,235 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य में 157 मतदान केंद्र महिला कर्मी संचालित करेंगी। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,625 मतदान केंद्र हैं, जबकि लाहौल और स्पीति जिले में सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य पुलिस के 11,880 जवान, 8,381 होम गार्ड के जवान, इनके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67 कंपनियां तैयार की गई हैं। मतदान के लिए राज्य सरकार के 31,536 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल पुलिस ने 238 उड़न दस्तों और 238 निगरानी टीमों का गठन किया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे संवेदनशील बूथ हैं उन पे पर्याप्त जो है वो सिक्योरिटी रिपोर्ट कर गई है और कल डिप्लॉय होगी। सभी पोलिंग बूथ्स पे जो है सिक्योरिटी होगी। 272 पोलिंग बूथ पे जो है हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं जिससे कि हम कैमरे की मदद से भी नजर रख सके वहाँ की चुनावी प्रक्रिया पे। और 142 बूथों पे जो है वो माइक्रो पर्यवेक्षक लगे हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने में जो है वो हमारी मदद करेंगे। ऊना से अनुज यादव और हमीरपुर से बिक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात दिल्ली की। एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली में सियासी माहौल गर्म है। अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए 10 गारंटी जारी की, तो वहीं बीजेपी नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मामले में आरोपी नंबर 1 सिसोदिया समेत 34 लोगों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले थे।
दिल्ली में एमसीडी चुनावों से पहले सियासी घमासान जारी है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। दिल्ली की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने शुक्रवार को मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उजागर तथ्यों को आधार बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर तीखे हमले बोले। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपी नंबर 1 सिसोदिया समेत 34 लोगों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले, जिस पर 1,40,00,000 रुपए खर्च किए गए। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली की आबकारी नीति 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक की गई, लेकिन पॉलिसी की एक प्रति 31 मई 2021 को मनीष सिसोदिया के दोस्तों को लीक कर दी गई। बीजेपी ने अखबारों की खबरों के हवाले से आरोप लगाया कि मामले में गिरफ्तार 2 व्यवसायियों के रिमांड पेपर से पता चलता है कि इन दोनों को मनीष सिसोदिया ने फायदा पहुंचाया था। इसके बदले इन दोनों और उनकी कंपनियों से 100 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान दिल्ली सरकार के सदस्यों और मनीष सिसोदिया ने लिया था। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है और वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। इस बीच एमसीडी चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आपका घोषणा पत्र जारी किया। केजरीवाल ने एमसीडी के लिए 10 गारंटी जारी की हैं। इसमें साफ दिल्ली, कूड़े से मुक्ति, एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने जैसे वायदे किए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि जो लोग खुद वारंट पर हैं वे किसी को क्या गारंटी देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे। और बढ़ते आगे, और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। इन दोषियों में नलिनी रविचंद्रन, मुरुगन संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पॉयस शामिल हैं। इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इन दोषियों की रिहाई की सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल की ओर से दोषियों की रिहाई पर फैसला लेने में गैर वाजिब देरी हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि पेरारीवलन का मामले में दिया गया आदेश इन दोषियों के लिए भी लागू होता है, इसलिए इन दोषियों को तत्काल रिहा किया जाए। और दिन की एक और बड़ी खबर जो आ रही है अमेरिका से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में निवेशकों को भारत में आने, निवेश करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का न्योता दिया है। वित्त मंत्री के मुताबिक भारत में निवेश करने से पूरी दुनिया भर के निवेशकों को फायदा होगा और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उभरा है। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में बढ़ती महंगाई दर पर चिंता जताई, तो वहीं यूएस ने ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए रखा है फ्रेंड शोरिंग का विचार। शुक्रवार को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन की मुलाकात दिल्ली में हुई। मौका था भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक का। इस मौके पर दोनों पक्ष जलवायु वित्त, बहुपक्षीय मुद्दों,
भारत की अध्यक्षता में G20 में भारत अमेरिका सहयोग, कर निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण सहित पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में महत्व देता है और उनके साथ पारंपरिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करता है। India deeply values its relationship with the United States as a trusted partner. We share a traditionally strong bilateral relationship underpinned with shared values, convergence of interests on wide-ranging issues, and vibrant people-to-people contacts. Our strong ties are reinforced through significant and frequent interactions between Honorable Prime Minister of India and the President of the United States. वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देश अपने साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ कई विकासशील देशों द्वारा ऋण के बोझ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Will help us work together to advance our shared goals, including mitigating the existential risk of climate change, evolving multilateral institutions, and addressing the debt burdens faced by many developing countries. Throughout the discussions, I hope we can be open, frank, and productive. We are committed to strengthening our bilateral economic relationship with India and to deepening our level of cooperation. शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई इस भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक में जलवायु वित्त सहित पूरे भारत प्रशांत में आर्थिक समृद्धि का समर्थन करने में भी सहायक हो सकता है। भारत अमेरिका के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन का संकट जारी है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन की आहट भी है और जानकार इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी भारत पूरी दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिख रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। ऐसे में अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी इस बात की ताकीद की कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत बेहद जरूरी है। Democracies can deliver for our people. Then I'll turn to our leadership on global priorities. The trajectory of the global economy will be shaped by the work that India and the United States undertake together. The same is true for the prosperity and security of the Indo-Pacific. The U.S.-India relationship continues to grow. आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध करीब $120 बिलियन का है। वहीं भारत का यूएस को निर्यात 2021-22 में बढ़कर $76 बिलियन के पार हो गया है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में चीन का उभार और भारत प्रशांत क्षेत्र में उसकी गतिविधियों ने चिंताएं पैदा की हैं। ऐसे में अमेरिका भारत के आर्थिक संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं बैठक से इतर भारत अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेताओं और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ भारत अमेरिका व्यापार और आर्थिक अवसरों पर एक गोलमेज वार्ता भी हुई। अजय मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान,
हर किसान का बस यही अरमान, लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और ब्रेक के बाद आइए रुख कर लेते हैं अब हम आज की चर्चा की। और हमारे आज की चर्चा जो देश के विकास से जुड़ी है, और हमारा विशेष भी यही कहता है, विकास और विरासत को सशक्त करता न्यू इंडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुधेंदु ज्योति सिन्हा जी, जो नीति आयोग में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए एडवाइजर हैं। सुधेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सुधेंदु जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से देश अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, जिसमें ढांचागत विकास बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री हर अलग अलग मंच पर इन मुद्दों को सामने रखते हैं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग आयाम को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। सबसे पहले यही बात कि आज भी पीएम ने इन बातों को सामने रखा, लेकिन कौन से वो दूरगामी लक्ष्य हैं जिनको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, यानी कौन से ऐसी तस्वीर है जो आने वाले वर्षों में साकार करने की दिशा में नीति आयोग भी प्लानिंग कर रहा है, जिससे कि हमें अमृत काल का जो लक्ष्य है, विकसित भारत, उसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिले। जैसा आपने बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो विकसित भारत का है, एक श्रेष्ठ, बल्कि कहें सर्वश्रेष्ठ भारत का है। अब यह चीज़ तभी संभव है जब हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और यह संभव तब है जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह वर्ल्ड क्लास हो, वो बेस्ट हो, ग्लोबली बेस्ट हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमारी बड़ी सोच है वह यह है कि इस देश में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है इस दौरान, उससे कई गुना प्रगति होनी चाहिए। एक बहुत तेज एक्सपेंशन, विस्तार होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का। यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात है कि इस विस्तार के दौरान एक्सेलेंस जो हम बना रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का हो, जिससे वो एक लंबे समय तक सेवा दे सके, लंबे समय तक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। तो एक्सेलेंस की बात आती है, वो दूसरा फलक्रम है, दूसरा फोकस है। और इसके साथ ये आवश्यक है कि इस पूरे देश में एक समेकित, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। जो एरिया इंफ्रास्ट्रक्चरली डेफिसिट रहे हैं, कमजोर रहे हैं, जहां कमी रही है, माउंटेनस एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, इन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत बनाया जाए, जिससे एक बैलेंस्ड पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो। और अंतिम बात, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। वो आम आदमी के पहुंच के अंदर होना चाहिए, वो डिजिटली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक विस्तार, एक एक्सेलेंस जिसको हम कहें, एक उत्कृष्टता जिसमें कहें। और तीसरी बात हमने बताया कि आपको जो है वो इसमें इक्विटी होना चाहिए, जिन जगहों पर नहीं है वहाँ आपको जाना है। और अंतिम बात जो है कि आपको एम्पावरिंग होनी चाहिए, उसको एक्सेस होना चाहिए। ये कुल मिलाकर जो एक बड़ी सोच है वह यही सोच है, जिससे पूरी अवसंरचना का विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो कंट्री को वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होने में, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में मदद करे। जी, तो इस पूरी सोच के तहत हम समझ सकते हैं कि तमाम जो विभाग हैं सरकार के, वो भी काम कर रहे हैं। शेखर जी, आज प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ा मुद्दा जो सामने रखा, एक बिंदु रखा, वो था कि विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विरासत को भी साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। किन मायनों में न्यू इंडिया की जब बात करते हैं तो इसकी पहचान को सुदृढ़ करते हुए आज के बदलते दौर में विकास के साथ विरासत को जोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ममता जी, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि विकास एक तरफ है, जो हमारी विरासत है उस विरासत को, उसको हमें कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, वो भी एक प्रकार के विकास की कहानी है। क्योंकि विरासत से हमें पता चलता है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अगर हमारी कोई कमजोरी है वो कमजोरी क्या है, हमारे सामने चुनौती क्या है। ये सारी चीजें आपको विरासत को समझकर उसके आगे सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ
जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जो चीज आप लग्जरी मानते थे या कुछ लोग आज भी मानते हैं, जैसे उन्होंने आज जिक्र किया स्पीड की बात की, जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो उद्घाटन की जो फंक्शन के बाद प्रधानमंत्री कहा कि भाई एक समय था कि लग्जरी को हम सोचते थे स्पीड, अगर ट्रेन तेजी से चले और देश में ऐसी स्पेशल ट्रेन चले, उदाहरण बुलेट ट्रेन भी ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह आजकल आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में भी एक सिनिकल व्यू लिया जाता है, भाई क्या है ट्रेन स्पीड होने से क्या फर्क है, हमारी ट्रक्स तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, लोगों के लिए स्पीड नहीं चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि लग्जरी में स्पीड में भी है लग्जरी, लेकिन वो लग्जरी नहीं है। और स्किल की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात, यानी अगर आप हमारे युवाओं को ट्रेन करना है आगे, अगर इंडिया एक स्किल नेशन बनना है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक प्रकार से सॉफ्ट पावर माना जाता है, आईटी से लेकर कई साइंटिफिक एरिया में आप देखेंगे माना जाता है कि इंडिया के पास बहुत क्षमता है, उस क्षमता पूरी एक्सप्लॉइट नहीं हुई है, पूरी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आगे बहुत स्कोप है। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें हमेशा देखिए जो इस सरकार की जो ये रही है, मतलब हमेशा पॉलिसी क्या है, आप समस्या बड़े होने तक इंतजार मत कीजिए, आज से सोचिए 10 साल के बाद हमारी टूरिस्ट ट्रैफिक क्या होगी, हमारी पैसेंजर ट्रैफिक क्या होगी, हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी पोर्ट्स में बंदरगाहों में क्या होगी। इस तरह सोचने के मतलब एक एटीट्यूडल चेंज चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब हाईवे बनते थे या कहीं ब्रिज बनता था तो उस समय की ट्रैफिक का ज्यादा सोच नहीं था। मैं उदाहरण दिल्ली भी दे सकते हैं, जब आपकी डीएनडी बना था तब उनका एक प्रोजेक्शन था कि भाई इतनी पैसेंजर ट्रैफिक होंगे, लेकिन क्या हुआ क्या है कि वो धीरे धीरे करके आप मतलब जब तैयार होके जब प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ इतनी ट्रैफिक आ गई, क्योंकि उतना प्रोजेक्शन नहीं हुआ था कि जब ये 5 साल में खोलेंगे 10 साल में खोलेंगे इतनी वॉल्यूम होगी। तो प्रधानमंत्री शेखर जी जो हम बात कर रहे थे अभी कि दूरगामी सोच लेकर सरकार जो आगे बढ़ रही है, तो ये उसी का एक हिस्सा है जिसमें विरासत को भी साथ लेकर जोड़ कर लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में सुधेंदु जी, जब हम बात करते हैं सरकार की योजनाओं की, तो उसमें जैसे हम पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की बात करें, चाहे हम लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, पहली नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार ने दी है उसकी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें, 1,10,000 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट होने हैं इत्यादि, ये जो सोच है सरकार की किन मायनों में ये पूरे देश तक पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, पश्चिम भारत की बात करें, कैसे इन सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक समावेशी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। आपने बिल्कुल सही बताया, आपने जो फ्लैगशिप स्कीम्स का नाम लिया, ये कंट्री के सबसे स्टेलर, सबसे जिसको कहें देदीप्यमान प्रोजेक्ट्स हैं, इसके साथ भारतमाला है, सागरमाला है, उड़ान स्कीम है, तमाम तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा बल इस बात को दिया इस सरकार ने कि एक प्रोजेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नहीं होता है, वह प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। एक टीम का अप्रोच होना बड़ा ज़रूरी है। अभी तक जो सोच रहती थी वो ये रहती थी कि यदि एक रेलवे लाइन बन रहा है तो वो रेलवे का प्रोजेक्ट है, एक रोडवेज बन रहा है वो रोड का प्रोजेक्ट है, यदि किसी स्टेट में कोई एक डेवलपमेंट हो रहा है तो मानते थे कि वो स्टेट का डेवलपमेंट है। अब वो उस अप्रोच को चेंज किया कि नहीं, वो टीम इंडिया काम कर रही है, पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं होल ऑफ ए गवर्नमेंट अप्रोच, पूरा गवर्नमेंट जो है एक अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से क्रिकेट में आप यदि कोई एक प्लेयर खेलता है तो पूरी टीम को लगता है कि हम प्ले कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, और उसका परफॉर्मेंस उसी तरह से वो उसको अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में सुधेंदु जी, इस टीम इंडिया की अप्रोच में अलग अलग राज्यों का भी जाहिर है कि उनका सहयोग और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आप लोग जब प्रोजेक्ट्स आगे प्लानिंग लेकर चलते हैं आगे, तो इसमें राज्यों का योगदान किन मायनों में महत्वपूर्ण है या वक्त के साथ बदलता दिख रहा है? हाँ, राज्यों का योगदान निश्चित तौर पर हम कहें कि बहुत ही अहम है, और इसीलिए कई प्रोजेक्ट्स में हम चाहते हैं कि उनकी सहभागिता निश्चित तौर पर रहे। जैसे यदि कोई प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर इतने करोड़ रुपए का है तो हम चाहते हैं कि वो भी उसमें इन्वॉल्व रहें, वो भी उसमें सहभागिता रहे। उससे क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के आगे चलने में मदद मिलती है और उनको भी लगता है कि वो भी टीम के साथ है। आफ्टर ऑल यदि एक कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो उस राज्य में विकास ला रहा है,
उस प्रोजेक्ट के अगल बगल के क्षेत्र निश्चित तौर पर जो है, जो बस्तियां हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, सब ग्रो करने जा रहा है इकोनॉमिकली। तो स्टेट्स को इस बात को लेकर के हम हमेशा सेंसिटाइज करते हैं, और साथ साथ जो पीएम गति शक्ति है, जो अपने आप में बिल्कुल आप समझ लें कि एक अद्भुत चमत्कारी एक गेम चेंजर की तरह का चीज है। जैसे कि जिस प्रकार से आधार कार्ड को समझा जा रहा है, उस प्रकार से ही ये प्रोजेक्ट के डिलीवरी में, उसके टाइमली कंप्लीशन में, उसमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स नहीं हो, और पूरा का पूरा जो आपने कहा ना समावेशी विकास, उसमें पीएम गति शक्ति का विशेष योगदान रहेगा। और राज्यों की भूमिका, जैसा मैंने शुरू में बताया, बिल्कुल अहम है। उनकी सहभागिता के बिना हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा जी। और इसीलिए चाहे बात उत्तर के राज्यों की, दक्षिण के राज्यों की, तमाम राज्यों की, सभी की भूमिका और सभी को से फायदा होगा, जैसे आपने सामने रखा। लेकिन शेखर जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसे आज प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में इन बातों को भी सामने रखा है, उसी का संदेश कि क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता का समागम देश के विकास की दृष्टि में नजर आना चाहिए? क्या हम मान सकते हैं कि यही है वो दूरदृष्टि जिसके तहत देश विकास कर रहा है? जब प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों को सामने रखा, चाहे उसमें युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, या फिर कर्नाटक को कैसे देश की योजनाओं से कर्नाटक को फायदा हो रहा है उसकी बात हो, ये दृष्टि सभी राज्यों में नजर आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। कम से कम देखिए, ऐसे विकास मुद्दे हैं जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति के लिए बहुत विषय हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो विपक्ष के जो स्टेट्स है, विपक्ष ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई कुछ हो, कुछ ना कुछ उसको देखिए। बुलेट ट्रेन देख लीजिए ना, बुलेट ट्रेन का एक सबसे बड़ा नमूना है, जब महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का सरकार वहां पे जब आ गए थे, उससे पहले ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ था। पूरा जापानी सरकार का पूरा मदद है, उसमें टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, फाइनेंस भी दे रहे हैं। एक शानदार ट्रेन प्रोजेक्ट है, और इस ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, युवाओं को तालीम मिलेगा, साथ साथ में नौकरी भी मिलेगी। एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन हमने क्या देखा, जिस कार्यकाल में उद्धव ठाकरे की सरकार वहां पे, जो एनसीपी कांग्रेस पूरा विरोध किए, उसमें लैंड एक्विजिशन कहीं होने के बाद भी उसको क्लियरेंस नहीं दिए, जिसके वजह से जिस स्पीड से, जिस गति से होना चाहिए तो वो प्रोजेक्ट, वो डिले हो गया। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में, जहां बीजेपी सरकार है, वो प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ी। आप दो कंपेयर कीजिए, ये क्या कारण है इसमें? अल्टीमेटली अगर मुंबई जैसे शहर को, अगर अहमदाबाद जैसे शहर से दो इंपॉर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेंटर से भारत के, एक बड़ा एग्जांपल होता है ये। अगर आज से आप ये सिनिकल व्यू, भाई बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है इंडिया में, ऐसा समय नहीं है। देखिए, हर चीज, बुलेट ट्रेन अपने आप में एक इकोनॉमिक ड्राइवर है। जब आपको इतनी सॉफ्ट लोन मिल रहा है जापान से, टेक्नोलॉजी मिल रहा है, जैसे 5G की बात देखिए। 5G, जब कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे पास तो 3G चलता है, 4G तो अभी कई जगह पहुंचा नहीं है, 5G, देखिए ऐसा आप टेक्नोलॉजी के सामने पीछे हट नहीं सकते। इस चीजों में मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष का, क्योंकि वो चुनाव आता है जाता है, लेकिन कई कम से कम 10 मुद्दे ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑपोजिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई आप पॉलिटिक्स विरोध कीजिए ना, चुनाव के टाइम आप प्राइम मिनिस्टर को विरोध कीजिए, लेकिन बाकी समय में आप उसमें उदाहरण में दे सकते हो। कई ऐसी नहीं है कि सारे ऑपोजिशन स्टेट जी, लंबी फहरिस्त हो सकती है ऐसे उदाहरण की शेखर जी, लेकिन जाहिर है कि विकास देश का हो रहा है, देशवासियों का हो रहा है, जिसमें सबको ही सहयोग करना ही चाहिए। लेकिन सुधेंदु जी, जब हम आज के इवेंट्स की बात करें तो उसमें जो बेंगलुरु में नया टर्मिनल एयरपोर्ट का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसकी खास बात यह है कि वो एक ग्रीन टर्मिनल है, और जिस तरीके से उसको रेटिंग मिली है यूएस के द्वारा, वो दिखाता है कि प्लैटिनम रेटिंग उसको मिली है, तो महत्वपूर्ण है। क्या हम ये मान सकते हैं कि अब जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है, जो योजनाएं आगे बनाई जा रही हैं, पर्यावरण अनुकूल विकास की सोच के साथ सरकार बढ़ रही है? क्योंकि भारत में जब ये विकास योजनाएं जमीन पर साकार होती हैं तो विश्व को भी नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। वास्तव में कहें, इसको इस तरह से हम समझें कि अभी तक जो है वो हमारा अप्रोच जो रहता था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि जल्दी से बन जाना चाहिए, इतना किलोमीटर बन जाना चाहिए, अब हम उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स ढूंढते हैं, क्योंकि हमने उसको अचीव कर लिया। 50 किलोमीटर प्रतिदिन का रोड हम बना पा रहे हैं, हमने उन चीज़ों को अचीव कर लिया। अब उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, उसमें ग्रीन
जो हैं वो उसके जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो ग्रीन यूज होने चाहिए, वो डी रिस्क्ड होना चाहिए, ये सब उसके रिजिलियंट होना चाहिए, ये सब उसके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि जब पहले एक स्टेज में हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने की बात करते थे, अब हम उसमें क्वालिटी खोजते हैं। तो और जब अपने देश ने इस बात को कमिट कर रखा है कि 2070 तक जो है 2070 तक जो है हम नेट जीरो होंगे, तो ये आवश्यक है कि इसकी शुरुआत बहुत तेजी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां कि हम पर्यावरण के साथ जो है उसका जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसकी डिजाइनिंग, रेजिलियंस, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, तमाम चीज़ों को लेकर के हम चल सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अब क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसलिए पूरा देश अब उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जी, और शेखर जी, ये भी माना जा सकता है कि जिस दिशा को या प्लानिंग की जाती है, जब उसको क्रियान्वयन किया जाता है, तो जो कार्य संस्कृति में बदलाव है वो भी ये संभव कर पाता है कि ये समय रहते साकार भी हो जाते हैं, इनकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है। जैसा पीएम ने कहा कि अब रुक कर चलने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री हमेशा आप ये प्रगति का जो उन्होंने जो एक सिलसिला रखा है पिछले 4-5 साल से चल रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद मॉनिटर करता है कि जो प्रोजेक्ट्स क्लियर हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या है, अगर कोई दिक्कत है, इसमें चीफ सेक्रेटरी सब राज्य सरकार के वो भी शामिल होते। एक प्रकार से जो मॉनिटरिंग जो ऊपर स्तर से पीएमओ स्तर से अगर मॉनिटरिंग है, आप सोच लीजिए हर मंत्रालय में भी उसका मॉनिटरिंग होगा, क्योंकि हर डिले जो है वो कॉस्ट बढ़ता है। जो कॉस्ट हमारे ऊपर, देखिए अब देश के ऊपर एक प्रकार से बोझ है, इसलिए जितना जल्दी प्रोजेक्ट्स मतलब क्लियरिंग स्टेजेस से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक और राष्ट्र को डेडिकेशन तक, ये जो समय सीमा अगर शेड्यूल के हिसाब से चले, इससे क्या होता है कि एक प्रकार से वर्क कल्चर चेंज हो जाता है। बिल्कुल, जब मॉनिटरिंग होती है, जैसे अभी बता रहे थे सिन्हा साहब कि भाई उसकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए कि ऐसा यही चीज आप पीएम की आवास योजना में भी चल रहा है, जल जीवन मिशन में भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि इतने घरों में आप घर बना दिए या इतने घरों में पानी पहुंचा दिए, तो उसकी ग्राउंड लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होती है और एक्चुअल डिलीवरी सिस्टम देखा जाता है। और इसी से जोड़कर बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही है कि फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आम जन के जीवन की सहूलियतें देना, ये भी इसको लेकर भी सरकार आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 2047 का हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, ये तमाम कदम और रफ्तार पकड़ेंगे और उसको भी हम हासिल कर पाएंगे। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा,
प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अपने दक्षिण भारत के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आमजन ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन किया। तो विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे भारी तादाद में लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री के कटआउट्स लेकर, और जोश के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का विशाखापट्टनम में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि शनिवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और यहाँ इस वक्त आप आमजन का जोश देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पलों को मोबाइल में कैद करने की तो ललक दिखी ही, लेकिन साथ ही साथ जोश के साथ प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल बरसाकर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। सड़क किनारे खड़े लोग जिन्होंने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं विशाखापट्टनम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। पूरे जोश के साथ जनता यहां मौजूद है जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। फूल बरसाकर, मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में। तो कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा जब प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएंगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विकास की कई सौगात। विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। सभी राज्यों में प्रधानमंत्री का प्रयास है कि विकास के अलग अलग आयाम पर काम हो, और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का आज का कर्नाटक तमिलनाडु का दौरा और कल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंच गए, जहां जनता ने बड़ी तादाद में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो देश के प्रधान सेवक का विशाखापट्टनम में जोशो खरोश के साथ जनता के द्वारा स्वागत। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है, और देश में भी कोने कोने तक किस तरीके से आम जन अपने देश के इस प्रधान सेवक का स्वागत करने को आतुर रहता है। इसी के दृश्य, इसी का एक उदाहरण, इसी की एक वानगी जो इस वक्त हमें विशाखापट्टनम से इन दृश्यों के जरिए दिख रही है, जहां लोग मोबाइल में इन पलों को कैद करने के प्रयास के साथ साथ हाथ हिलाकर फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विकास की सौगात। तो ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर आमजन का रहा है स्वागत प्रधानमंत्री का। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।